स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में जहां पर हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्लास में आगे और देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना के संदर्भ में। ठीक है जी, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना बोले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर गुरुजी। कौन सी स्ट्रक्चर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये है एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2। पिछली क्लास के अंदर यतेंद्र सर ने क्या पढ़ाया था भाई? यतेंद्र सर ने पिछली क्लास के अंदर जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था वो कौन सा था? ये सुनो, हमने बात की थी समस्थानिक और समभारिकों की। आज की क्लास के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा सम न्यूट्रॉनिक, जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। आइसो न्यूट्रॉनिक सब्सटेंस कहते हैं इनको। क्या पिछली क्लास के अंदर समस्थानिक और समभारिक की बात की थी? आज की क्लास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। ठीक है जी, क्या? सम न्यूट्रॉनिक, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, क्या कहते हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक। देखो, सम न्यूट्रॉनिक की हम लोग बात करते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक की हम लोग बात करते हैं तो ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। भले ही परमाणु क्रमांक कुछ भी हो, द्रव्यमान संख्या कुछ भी हो, न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है ना? जी हाँ, चलिए क्या कह रहा हूं वापस से सुन लो। ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, ऐसे परमाणु जिनमें किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक हैं। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें 14 नंबर पर आने वाला सिलिकॉन। ठीक है, इसका मास है 30। 15 नंबर पर आने वाला फास्फोरस, इसका मास है 31। ठीक है, और 16 नंबर पर आने वाला सल्फर, इसका मास है 32। अब लाडलो, इन सब के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करोगे तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? बोलो, न्यूट्रॉन कितने होंगे? देखो, यहां से क्या करोगे? 30 में से 14 घटाओ। किस में से? 30 में से 14 घटाओ। न्यूट्रॉन n बराबर 30 माइनस 14 कितना आएगा? 16। बोलो हाँ के ना। यहां न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या करोगे? 31 माइनस 15, तो n बराबर कितना आएगा? 16। और 32 माइनस 16, n बराबर 32 माइनस 16, तो कितना आएगा? 16। तो तीनों जगह न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है ना? तीनों जगह न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 16 न्यूट्रॉन है। और जब तीनों जगह 16 न्यूट्रॉन है, इसका सिंपल मतलब क्या हो गया है कि सब में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है, ठीक है, क्या? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, इन्हें हम लोग कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इन परमाणुओं के बारे में यह भी ध्यान रखना, इनमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है ना? इनमें क्या है? हाँ, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी और किसी की बराबर नहीं होगी। ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा सम इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस की। किसकी? सम इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस, है ना? क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। आवर्ती फलन क्या होता है बेटा? आवर्ती फलन वैसे तो देखो अभी पढ़ा नहीं है, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब पेरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा उसके अंदर। मगर आवर्ती फलन का मतलब है कि आवर्त के अनुसार गुणधर्मों का निर्धारण हो रहा है। ठीक है,
उन्हीं पर निर्भर कर रहे हैं। आवर्त के अनुसार गुणधर्मों का निर्धारण आवर्ती फलन कहलाता है। चलो कोई ना, फिर भी आगे बढ़ते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। किसकी? सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, मगर सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? स्पीसीज होती है। क्या होती है? स्पीसीज। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है ऐसी स्पीसीज, ऐसे, देखो स्पीसीज का मतलब नहीं समझते बहुत सारे स्टूडेंट। तो पहले तो स्पीसीज का मतलब होता है उसमें परमाणु भी है, उसमें अणु भी है, उसमें आयन भी है। ये ध्यान रखना। रासायनिक स्पीसीज का मतलब अपने पास क्या होता है? अपने पास रासायनिक स्पीसीज का मतलब होता है जिसमें परमाणु, अणु और आयन तीनों को शामिल किया जाए। किसको? तीनों को शामिल किया जाए। तो भाई यहां मैं साइड में लिख देता हूं, जब भी हम कभी लिखेंगे रासायनिक स्पीसीज, तो रासायनिक स्पीसीज में परमाणु, अणु और आयन तीनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है ना? रासायनिक स्पीसीज में किसको? परमाणु को, अणु को और आयन को, तीनों को शामिल किया जाएगा। ठीक है? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? ठीक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं, चलिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। ऐसी रासायनिक स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, वो कहलाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है? ऐसी रासायनिक स्पीसीज जिनमें किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो? समान हो। ठीक है? क्या कहलाती हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज हैं। कौन सी स्पीसीज हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। ठीक है ना? जी हाँ, सिंपल बात। अब आगे की बात समझो कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, उदाहरण के लिए अगर मैं आप लोगों को बताता हूं तो ध्यान से सुनो। Cl माइनस आर्गन और पोटेशियम +1 कॉमा कैल्शियम +2। अब देखो सखा, Cl माइनस, इस माइनस का मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करो। भाई इस माइनस का मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है। एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण। दूसरे नंबर पर K प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। 2 प्लस बार है, 2 बार प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। वैसे देखो भाई, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? 17 पर। कितने पर? 17 पर। तो 17 और 1 ग्रहण किया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्लोरीन के पास 17 टोटल, 1 ग्रहण किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? आर्गन आता ही 18 नंबर पर है, आर्गन के पास तो टोटल ही 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम देखो 19 नंबर पर आता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, तो 19 माइनस 1 कितने हो गए? 18। कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं? 2, कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन। चारों के चार में देख लो, चारों के चारों में देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। और लाड लो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में सॉरी, ऐसी स्थिति में अगर हम लोग बात करें तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको बता देता हूं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलता हूं, मगर उस टॉपिक को पढ़ने से पहले इन दो चीजों को नोट कर दो फटाफट से, है ना?
इन दो चीजों को क्या करना है, नोट करना है जल्दी जल्दी। चलो जल्दी से नोट कर लो भाई। चलिए आगे बढ़ो फटाफट। ओके भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे, नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर भाई, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे आइसो न्यूट्रॉनिक जो है उनके अंदर। चलिए चलें आगे। ओके देखो, इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं परमाणु की संरचना को समझाने के लिए किए गए प्रयास, जिनको हम लोग कहते हैं परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप। ठीक है, परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप, जिन्हें हम लोग एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। प्रतिरूप क्या कह सकते हैं, जिनको हम लोग एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल, ये भी नाम दे सकते हैं इनको। अब देखो इनके लिए बात करें तो सबसे पहला परमाणु मॉडल जो है वो किसने दिया भाई, वो दिया सखा जे थॉमसन ने। एटॉमिक मॉडल का मतलब है परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास, ठीक है ना। जी हाँ, क्या एटॉमिक मॉडल का मतलब है परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास करना, ठीक है, सिंपल बात है ना। चलिए, परमाणु मॉडल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल की बात करें तो इसका मतलब क्या है, परमाणु की संरचना कैसी है ये बताने का प्रयास किया गया। और सबसे पहले ये प्रयास जो है, ठीक है, सबसे पहले ये प्रयास जो है वो किया जे थॉमसन ने। थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड अपना मॉडल देने के बाद नील्स बोर अपना मॉडल देते हैं, और नील्स बोर के बाद सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने नील्स बोर के मॉडल के अंदर कुछ संशोधन करके अपना नया मॉडल जो है वो प्रस्तुत किया। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर ये 4 मॉडल्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं मनदीप की सर नीट और जेई में केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस सेम होता है क्या, यही होता है, ठीक है, क्या यही होता है, सेम सिलेबस है, सिलेबस कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। बाकी लेवल थोड़ा हाई चला जाता है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, वो चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, करें फिर। देखो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं परमाणु संरचना या परमाणु मॉडल का, परमाणु मॉडल अर्थात परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास, परमाणु संरचना को समझाना, ठीक है ना, समझाने का प्रयास। ठीक, पहला परमाणु मॉडल
या सर्वप्रथम परमाणु मॉडल जो है, एटॉमिक मॉडल जो है वो किसने दिया? परमाणु मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया था। किसने? जे थॉमसन ने। 1897 में जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं और 1898 में अपना पहला मॉडल जो है वो प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है जी हाँ, क्या पहला मॉडल प्रस्तुत कर देते हैं। तो परमाणु का थॉमसन प्रतिरूप जो है वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, वो बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसमें। हाँ देखो, पहली बार थॉमसन ने 1898 में अपना मॉडल दिया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे थॉमसन का, थॉमसन द्वारा परमाणु मॉडल। द्वारा परमाणु मॉडल। ठीक है, मतलब एटॉमिक मॉडल बाई थॉमसन। थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल जो है वो प्रस्तुत कर दिया था। कब? 1898 में। ठीक है, चलिए और देखो थॉमसन के इस मॉडल के कई नाम हैं। ठीक है, 1898 की ये बातें हैं, इसलिए साइड में लिख देता हूं। क्यों? प्रतिरूप क्या है? प्रतिरूप ही मॉडल होता है भाई। मॉडल इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिरूप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्या यार कैसी बातें पूछते हो, फिर वही चीज हो जाती है। देखो इस मॉडल के अन्य नाम भी हैं, तो इस मॉडल को क्या क्या कहते हैं? इस मॉडल के कई नाम हैं, है ना। इस मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। या इसी मॉडल को क्या कहेंगे हम लोग? रेजिन पुडिंग मॉडल कहेंगे। ठीक है, या इसी मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, या तीसरे नंबर पर बात करें तो क्या? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब समझने की बात यह है कि प्लम पुडिंग क्या है? एक मिठाई होती है कपकेक के जैसी, है ना। कपकेक एक मिठाई होती है। कपकेक कुछ ऐसा होता है जो सामान्य तौर पर ब्रिटिश कॉलोनियन में, मतलब अंग्रेजों के यहां बनता है। इस तरीके की एक मिठाई होती है। ये जो है इस भाग को कहते हैं पुडिंग। इस भाग को क्या कहा जाता है? पुडिंग कहा जाता है। और इसके अंदर क्या है? ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें कहा कहते हैं प्लम। प्लम मतलब बोले तो सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स। ठीक है ना, प्लम बोले तो क्या? सूखे मेवे। ठीक, तो वो यही कहता है कि प्लम की तुलना उसने किससे कर दी? इलेक्ट्रॉन से, ऋणावेश से। और पुडिंग की तुलना किससे कर दी? धनावेशित गोले से। उसने यही कहा कि भाई साहब कि परमाणु इसी प्रकार होता है जैसे प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये धनावेशित गोला है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे सूखे मेवे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन की तरह वितरित होते हैं। फिर बात ये आती है कि सर रेजिन क्या होता है? रेजिन भी एक ड्राई फ्रूट ही है, सूखा मेवा भी है। रेजिन बोले तो किशमिश। तो उसने यहां पर कुछ लोगों ने यह तुलना कर दी क्या कि इस प्लम की जगह किशमिश लगा दो, बस इतना सा अंतर है। रही बात यह कि इसे तरबूज मॉडल क्यों कहते हैं? अब तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है लाडलो, क्या कहा? तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि तरबूज के अंदर लाल खाने योग्य जो भाग है ना, इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए तरबूज मॉडल कहते हैं। हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको तरबूज मॉडल के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय में कपकेक नहीं हुआ करता था ना यार, है ना।
ये लो, ये तरबूज का लाल खाने योग्य भाग हो जाएगा, और इस लाल खाने योग्य भाग को धनावेशित गोला कह दिया, और इसमें जो बीज होंगे वितरित, ठीक है, उनको हम लोग किस रूप में जान लेंगे? भाई जो बीज हैं वो तो इलेक्ट्रॉन के रूप में मान लिए जाएंगे, और जो लाल खाने योग्य भाग है वो क्या माना जाएगा? धनावेशित गोला माना जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ। अब यही तो कह रहा है थॉमसन, क्या कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है, और इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से वितरित रहता है जैसे जैसे पुडिंग में प्लम, जैसे तरबूज में बीज, बस यही कह रहा है। ठीक है जी हाँ, चलो सिंपल सी बात है ना? हाँ चलो, क्या थॉमसन यही कह रहा है? क्या कह रहा है थॉमसन? थॉमसन के अनुसार कौन? परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है, जिसमें क्या है? जिसमें आवेश वितरित है। क्या है? जिसमें आवेश जो है वो वितरित है। कैसा आवेश वितरित होगा भाई? इसमें कैसा आवेश वितरित होगा? ऋणावेश वितरित है। ऋणावेश बोले तो इलेक्ट्रॉन वितरित है। धनावेशित गोला है, ठीक है जी। कौन? परमाणु। धनावेशित गोला है जिसमें क्या वितरित है? ऋणावेश। समान रूप से या समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वितरित है। क्या वितरित है? इलेक्ट्रॉन वितरित है। ठीक है, थॉमसन कहता है कि परमाणु एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें समान मात्रा में ऋणावेश अर्थात नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन जो है वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। भाई साहब क्या है? वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पहली चीज ये हुई। दूसरी बात यहां पर और समझो, क्या कहता है? उसी प्रकार वितरित है। ठीक है, जैसे पुडिंग में प्लम या फिर धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार है। किस प्रकार? उसी प्रकार। अरे गुरुजी किस प्रकार? अरे गुरुजी उसी प्रकार। कैसे? जैसे पुडिंग में प्लम बोले तो ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, काजू बादाम पिस्ता, ठीक है, या किशमिश, ठीक है, ये, या तरबूज के लाल खाने योग्य भाग में किसमें? लाल खाने योग्य भाग में क्या वितरित रहता है? बीज होते हैं। ठीक है, बीज होते हैं। ठीक, ये लो, और यहां नेगेटिव चार्ज जो है वो लगा देते हैं। ऐसा मॉडल था थॉमसन का। ठीक है, ये थॉमसन का मॉडल है।
थॉमसन का परमाणु मॉडल ऐसा था, इस तरीके से ऋणावेश जो है वो वितरित है। देखो उस समय प्रोटॉन तो खोजा नहीं गया था, तो धनावेश तो उसने माना गोला, और ये है ऋणावेश। ऋणावेश के रूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक, फिर वहीं आगे बढ़ जाओ भाई, इतने पर नहीं रुकना है। ठीक है, वितरित का मतलब बटा हुआ है, विभाजित हो रखा है ये। अब यहां से एक दो बातें और सुन के जाओ, मतलब सुन लो कि भाई उसने कहा था कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। ठीक है, किसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार। थॉमसन ये बातें कह रहा है, थॉमसन के अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। पहली बात। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, दूसरी बात वो ये कहता है कि देखो परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें समान मात्रा में ऋणावेश है, मतलब जितना धनावेश उतना ऋणावेश, और भाई जितना धनावेश उतना ऋणावेश, इसका मतलब परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु इलेक्ट्रिकली, आवेश के रूप में विद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसे रूप से, विद्युत रूप से उदासीन। कैसा, उदासीन होता है। बोले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता है। किस पर, परमाणु पर। क्यों, क्योंकि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। ठीक है ना, जी हाँ, सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या आगे बात करते हैं। ये मॉडल जो है ना, पहली चीज इसमें कई दिक्कतें हैं। जैसे एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा, तो यहां से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो असफल रहा। क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है वो असफल रहा। चलिए नोट डाल के लिखेंगे हम लोग इस बात को। थॉमसन अपने मॉडल के आधार पर, अपने परमाणु मॉडल के आधार पर किसकी व्याख्या नहीं कर पाए, निश्चित। ठीक है, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। नहीं कर सके। अतः इनका मॉडल कैसा रहा, असफल रहा, फेल हो गया यहां से इनका मॉडल। क्या रहा, असफल रहा। यहां यह भी बात ध्यान रखना कि ये परमाणु मॉडल जो है वो परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहा था। रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये मॉडल जो है वो असफल रहा था, फेल हो गया था ये मॉडल। चित्र बिल्कुल बनाने हैं, ठीक है, जी हाँ। चलिए फटाफट से इस मॉडल को नोट करो, फिर मैं आप लोगों को थॉमसन के द्वारा जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया वो समझाऊंगा। जल्दी जल्दी इसको नोट करो।
चलिए फटाफट फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट तो चलना ही पड़ेगा लाडलो, बिना नेक्स्ट चले तो कैसे काम चलेगा। उनका मॉडल असफल हुआ तो सैड फील हुआ होगा। सैड तो फील हुआ था, मगर मेहनत जो की उसके एवज में बहुत कुछ मिल भी गया था, ये मान के चलो भाई, ठीक है ना। जो मेहनत की उसके एवज में बहुत कुछ मिल गया था, ठीक है। हाँ चलिए कर लो नोट। ओके, सबका कमेंट दिखता है ना। हाँ, धनावेशित मतलब पॉजिटिव। ये देखो, यही तो प्रॉब्लम है ना। देखो ये कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर अगर ये फेल हुआ तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सीधा वही क्यों नहीं पढ़ते जो सफल हुआ। अरे भाई एक एक सीढ़ी करके आगे बढ़ते हो, या फिर एक साथ ही सारी मतलब डायरेक्ट छत पर पहुंच जाते हो, है ना। और पहली चीज बात ये है कि भाई जब तक ये नहीं पता होगा कि गलत क्या है तो ये कैसे पता होगा कि सही क्या है। ठीक है, चलो अर्पित सिंह यादव वो भी अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। चलो नोट करो। इसके बाद मैं आप लोगों को रदरफोर्ड ने जो परमाणु प्रयोग किया था वो बताने वाला हूं, ठीक है। जी हाँ, चलो रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु प्रयोग किया गया था वो प्रयोग मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ ओके। देखो सुमित, आप कह रहे हो सर सिलिकॉन का मास 28 होता है, आपने 30 क्यों लिखा है। भाई आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को समस्थानिक भी पढ़ाए थे। सिलिकॉन के 3 समस्थानिक होते हैं, 28, 29 और 30। अब 30 भी तो काम आएगा ना कहीं, इसलिए। चलो आगे बात करते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। किसका? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड द्वारा स्वर्ण पत्र प्रयोग या फिर इसका एक और नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। देखो रदरफोर्ड ने अपने 2 असिस्टेंट गीगर और मार्सडेन, इनके साथ मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया है। किसके साथ मिलकर? गीगर और मार्सडेन नाम के 2 उसके असिस्टेंट थे, उनके साथ मिलकर ये कार्य किया है, ठीक है। असिस्टेंट होते हैं सहायक, नौकर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ चलिए
ठीक है ना जयदीप, शुभकामनाएं भाई आपको। देखो असिस्टेंट होते हैं सहायक, नौकर नहीं होते, याद रखना इस बात को, याद रखना हमेशा जिंदगी भर। कभी आप लोगों के असिस्टेंट अगर मिले, ठीक है, तो ये बात याद रखना वो सहायक होते हैं, कभी भी जी नौकर नहीं होते हैं। 1911 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया? 1911 में, 1911 में, ठीक है ना जी। दूसरी बात हम लोग यहां करते हैं तो ध्यान से समझो, अच्छे से बता देता हूं मैं, क्या समझे, ये समझो कि भाई रदरफोर्ड जो है वो स्वर्ण पत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो किसके साथ मिलकर कर रहे हैं? रदरफोर्ड जो है ने अपने साथियों गीगर व मार्सडेन के साथ मिलकर किस पर? सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर, ठीक है ना, किस पर? सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। किस पर? सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई। सोने की, गोल्ड की बहुत पतली पन्नी पर, पन्नी, ठीक है, पर अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी बौछार कराई? अल्फा कणों की बौछार कराई। ठीक है, धमाधम धमाधम धमाधम, ठीक, बौछार कराई। इस पन्नी के चारों तरफ क्या किया? इस पन्नी के आसपास जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा रखा, ठीक है जी हाँ, जो कण टकराने पर, ठीक है, जो क्या करते हैं, कण टकराने पर क्या करेंगे? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। इस सोने की पन्नी के चारों ओर क्या? सोने की जो पन्नी है इसके चारों तरफ, ठीक, जिंक सल्फाइड से लेपित ZnS से लेपित क्या किया? पर्दा रखा। किससे लेपित? जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा जो है ये रख दिया था भाई, ठीक है, इस सोने की पन्नी के चारों ओर। ठीक, ये जो पर्दा था ये प्रदीप्तिशील पर्दा था, ठीक है ना, क्या? ठीक, कैसा पर्दा था? प्रदीप्तिशील पर्दा था, मतलब ये एक ऐसा पर्दा था जिस पर कोई भी कण यदि टकराएगा तो चमक उत्पन्न होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। यह प्रदीप्तिशील पर्दा है, पर्दा था, अर्थात इस पर यदि कोई कण टकराता है, क्या? यदि कोई कण टकराता है तो, ठीक है, क्या होगा? यदि कोई पार्टिकल जो है वो टकराता है तो क्या होगा? चमक उत्पन्न होगी, दीप्ति उत्पन्न होती है, मतलब दीप्ति उत्पन्न होती है। ये था। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा विशेष रूप से, है ना जी हाँ। ये कह रहे हैं सर अल्फा कण दिखने में कैसे होते हैं? दिखते नहीं है अल्फा कण भाई, हीलियम के नाभिक होते हैं। क्या अल्फा कण है, क्या ये जिंक सल्फाइड है, सारी चीजें मैं आपको आराम से बताऊंगा। क्या स्वर्ण पत्र की मोटाई थी, सब चीजें जो हैं वो बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो यहां ये जानो कि जो स्वर्ण पत्र लिया गया था उसकी मोटाई कितनी थी। सोने की जो पन्नी ली गई है, स्वर्ण पत्र जो लिया गया है उसकी मोटाई कितनी है?
तो भाई साहब स्वर्ण पत्र की मोटाई जो है वो थी 100 नैनोमीटर। कितनी? 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर बोले तो 100 nm। कितना? 100 नैनोमीटर। पहली चीज ये है। दूसरे नंबर पर अब यहां देखो, ठीक है क्या? दूसरे नंबर पर यहां देखो, जब इसको मीटर में चेंज करोगे ना भाई साहब, तो ये मीटर में कितनी हो जाती है? 10 की घात -7 मीटर हो जाती है ये। ठीक है, क्यों हो जाती है? क्योंकि 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से जब 100 नैनोमीटर को सॉल्व करोगे, 10 की घात -7 मीटर, जिस पेज पर नोट्स बना रहे हो ना, उसकी मोटाई का तीसरा या चौथा भाग जो है इतनी पतली थी वो। ठीक है, मार्केट में जो एल्यूमिनियम फॉइल आती है ना, उससे भी पतली थी वो, उसके से तो बहुत ही ज्यादा पतली थी वो। दूसरी बात ये है कि सर ये अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण, तो भाई साहब ये अल्फा कण जो हैं ये हैं हीलियम के नाभिक, और इन नाभिकों के ऊपर आवेश होता है 2, +2। तो इसलिए आप इसको कह सकते हो हीलियम के द्विधनावेशित नाभिक हैं ये। किसके? हीलियम के 2He और 4 के द्विधनावेशित। द्विधनावेशित का मतलब है कि इस नाभिक में 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है लाडलो? 2 प्रोटॉन है। तो द्विधनावेशित नाभिक जो है वो है ये। क्या है? द्विधनावेशित नाभिक है। ठीक है ना? जी हां, तो यहां पर ये है आपके पास। ठीक है, चलिए अब देखो, आप लोग यूं कहोगे कि सर इतना क्यों नहीं लिया, उतना क्यों नहीं लिया? अरे जितनी कोई वो पतली हो सकती है उतनी तो करेगा ना यार। कह रहे हो 1 नैनोमीटर क्यों नहीं लिया? 1 नैनोमीटर का मतलब भी समझते हो आप? मतलब समझोगे तो चीजों को जानोगे। जबरदस्ती कह रहे हो कि सर 1 नैनोमीटर क्यों नहीं लिया? 1 नैनोमीटर का मतलब समझते हो भाई आप? आपने इतनी आराम से कह दिया है ना। हां, नाम नहीं ले रहा हूं मैं आपका, मगर आपने इतनी आराम से कह दिया कि सर 1 नैनोमीटर क्यों नहीं लिया। अरे भाई, आप 1 नैनोमीटर का मतलब भी समझते हो? 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर समझ में आती है कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 8 9, इतनी मीटर। पतली पतली। भाई दिमाग तो लगा, क्या बन सकती है क्या? मतलब जबरदस्ती की बात है ना? क्या जबरदस्ती की बात हो गई है कि सर हम तो बना देंगे। कुछ भी मतलब अपनी तरफ से फेंके जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, कुछ भी कहे जा रहे हो। अरे यार, हद होती है, हद होती है इस बात की। हां, मतलब अपनी तरफ से हम कुछ भी बोलेंगे सर, हमें क्या चिंता है? झेलो आप तो। बुद्धि मतलब आप एक चीज समझो, आपकी गर्दन के ऊपर जो मुख है और मुख के ऊपर जो ये मस्तिष्क है ना, ये काम में लाने की चीजें आप बंद करके मत सोचा करो कि बंद करके मन में आता है जो फेंक दो मुंह से। जो मन में आता है, कीबोर्ड है ना तो लिख दो इसमें, जब दिया हुआ है तो कमेंट बॉक्स लिख दो जो मन कर रहा है। दिमाग तो लगा लो मेरे सखा। मैं यही तो कहता हूं। मैं क्या कहता हूं? यही कहता हूं। ये जो है ना, ये सोचने की चीज है यार। सोचते नहीं हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मन कर रहा है, लिख रहे हैं सर हम तो, मजा आ रहा है हमें तो लिखने में। कुछ भी लिख रहे हो यार, सोचो इस बात को जरा। और कुछ बेवकूफ, अब पता है क्या, मैंने तुलना कर दी ना उसकी पेपर से। कुछ बेवकूफ इस बात पर लग जाएंगे कि सर पेपर का पन्ना कितना मोटा है ये बता दो। अरे भाई, कौन सी नोटबुक यूज कर रहे हो जो मुझे पता होगा? मार्केट के अंदर रिम आती है पेपर की, जिन पर फोटोकॉपी निकलवा के लाते हो, उनकी विड्थ, उनकी मोटाई भी अलग अलग होती है यार। अलग अलग कंपनी की अलग अलग मोटाई, अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग पेज की मोटाई। तुम्हें खुद को महसूस नहीं होता? हमें बता दो चाहे कितना है, कोई मतलब है यार? कुछ भी पूछोगे क्या? तरीके की चीज पूछो भाई। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, अगर तरीके की चीज पूछोगे। गलत पूछोगे गुस्सा आएगा, फिर थोड़ा सा डांट फटकार लगा दूंगा, क्योंकि छोटे हो आप मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो अब देखो उन्होंने किया क्या किया, उन्होंने ये कि एक स्वर्ण पत्र लिया। क्या किया, एक स्वर्ण पत्र लिया, ये स्वर्ण पत्र ले लिया। ये सोने की पन्नी हो गई है, ठीक है। इस सोने की पन्नी के चारों ओर, क्या इसके चारों तरफ क्या कर दिया, एक पर्दा रख दिया, ठीक है। क्या कर दिया, इस सोने की पन्नी के चारों तरफ एक पर्दा रख दिया। क्या कर दिया, एक पर्दा रख दिया, ये लो। और इस पर्दे पर पेंट किसका किया, जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का पेंट क्यों किया, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। मतलब जब इससे कोई कण टकराएगा तो चमक उत्पन्न होगी। सर हमें वो चमक क्यों चाहिए, हमें वो चमक चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कण किस दिशा में गया है, ठीक है ना, कण किस दिशा में गया है, ठीक है। चलिए, और साथ में क्या किया, सामने, एग्जैक्ट सामने एक लेड बॉक्स रखा, कांच का एक बॉक्स रखा, उस कांच के बॉक्स के अंदर ही तो अल्फा कण थे। क्या ये कांच का बॉक्स है, और इसी के अंदर अल्फा कण है। यही क्या है, अल्फा कण स्रोत है, ठीक है। ये क्या है, ये है स्वर्ण पत्र, सोने की पन्नी। ये क्या है, ये है जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। अब इसके ऊपर क्या किए जाएंगे, जैसे ही इसको खोला जाएगा वैसे ही बहुत सारे अल्फा कण यहां आ जाएंगे। मैंने एक ही बनाया, आप समझ लेना बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है। अब कुछ अल्फा कण ऐसे होंगे जो किसी एक दिशा में जाएंगे, कुछ सीधे निकल जाएंगे, कुछ किसी और दिशा में चले जाएंगे, कुछ किसी और दिशा में चले जाएंगे, कुछ किसी और दिशा में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। इस तरीके से कौन सा, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, मगर लाडलो इनमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो वापस अपने पथ पर लौटेगा, लगभग 20,000 में से एक, ठीक है। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो अपने पथ पर वापस लौटकर आएगा, ठीक है ना, जी हां, वो वापस अपने घर पर आएगा, ठीक। ये चित्र बनाना है, फिर हम लोग इसके जो प्रयोग हैं, वो निष्कर्ष हैं, वो सारी चीजें ये तो आप लोग नोट कर चुके हो। इस प्रयोग में निष्कर्ष की जो चीजें हैं, आगे की जो चीजें हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, जी हाँ। चलिए ये नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को आगे की चीज बताऊंगा। हाँ, चलिए फटाफट नोट कर लो। हाँ, प्लस 105 के
चलो हाँ, हे भगवान, ये कह रहे हैं सर अल्फा पार्टिकल दिखा नहीं तो पता कैसे चला? वो भी बताऊंगा कैसे पता चला, सच बात क्या है वो भी बता दूंगा, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना? जी हाँ, ये कह रहे हैं कि सर जब अल्फा पार्टिकल दिखता नहीं तो ये कैसे पता चला, ठीक है, कि ये वापस आ रहा है? बहुत दिमाग वाला प्रश्न है वैसे तो ये, मगर अगर मैंने आपको जो कहा वो कर लेते ना तो दिक्कत इस प्रश्न में आती नहीं आपको। मैंने क्या बोला? सोचने की बात है केवल, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। किसकी बात है? सोचने की बात है, ठीक है जी हाँ। चलिए चलिए, इस चित्र से पहले ये देखो, किसके? स्वर्ण पत्र के चारों ओर किससे? जिंक सल्फाइड से लेपित, क्या है? लेपित पर्दा रखा है, लेपित पर्दा रखा है। जब कोई कण, कौन सा कण? अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण इस जेडएनएस लेपित पर्दे से टकराता है, टकराता है तो चमक उत्पन्न होती है। क्या होगा लाडलो? चमक उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, जिससे जिससे अल्फा कण की दिशा के जाने की दिशा ज्ञात होती है। ये पता चलता है कि अल्फा कण कहां गया है। नोट करो इसको भी। चलो, ये तो नहीं लिखा ना कि दिशा पता चलती है, ठीक है, ये नहीं लिखा है। हाँ, चलिए नोट करो इसको। कह रहे एक ही कण वापस क्यों लौटा? हद हो गई यार, मतलब बेवकूफी भरे प्रश्नों की एक हाइट होती है, एक मतलब मैक्सिमम टर्म हो सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? कुछ भी पूछ सकते हो आप। अरे वो एक्सपेरिमेंट के दौरान लौटा है ना? अब एक बात समझो, मान के चलो कोई क्रिकेटर है, वो गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, आप कोई मैच देख रहे हो, उस क्रिकेटर ने एक सिक्स मारा, 100 बॉल खेली, तो ये कहोगे कि इसने एक ही सिक्स क्यों मारा? नहीं लगे और नहीं वहां टकराए, नहीं उस पॉइंट पर आकर लगे, ये तो सोचो ना। चलो ये चित्र बनाओ फटाफट से। देखो जब कोई कण यहां से वापस लौटा ना, वास्तविकता ये थी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये पर्दा जो था ये पैक है, हमने इसको खुला इसलिए रख रखा है ताकि चित्र आसान तरीके से दिखे, बस ये ध्यान रखना। चलो चित्र बना दो फटाफट से।
हाँ चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलिए तो सखा, चित्र बना लिया होगा, क्लास में मजा आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। कल संडे टेस्ट है, सभी को टेस्ट देना है, ये ध्यान रखते हुए टेस्ट की तैयारी बढ़िया से करके टेस्ट दीजिएगा। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।